नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दुनिया भर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको फाइनेंशियली या तो प्रॉफिट करेंगे या तो लॉस करेंगे। सो आपके सैलरीज या आपके बिजनेस इनकम पे तुरंत फर्क पड़ सकता है, या बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। एंड आपके खर्चे हो सकता है कि बढ़ जाएं, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है हर एक न्यूज़ से। तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज़ 90% लोग जो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो वीडियो को लाइक भी करें अगर आप ऐसे वीडियोज़ और फीड में देखना चाहते हैं तो, क्योंकि हम हर रोज़ ये वीडियो अपलोड करते हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, एंड दिस आर्टिकल इज़ अबाउट इन्फ्लेशन जो अभी हम फेस करने वाले हैं। अभी तक तो हम बहुत अच्छा इन्फ्लेशन का डेटा देख रहे थे, बट रुपया काफ़ी डेप्रिशिएट हो गया और इसका असर मैं क्यों ये डिस्कस करता रहता हूँ रुपया रोज़, क्योंकि हमारी पॉकेट पे अब रुपए का डायरेक्ट असर दिखने को मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्म्स ने कहा है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाने वाली हैं। जी हाँ, तो हमारी जेब पर बड़ी जल्दी अब रुपए के 90 क्रॉस करने का असर यहाँ पे नज़र आएगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचती हैं वो बढ़ाने वाली है अपने प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स को। लेट्स से एयर कंडीशनर से लेकर के टेलीविजन पैनल्स 10% तक महंगे होने वाले हैं जी। एंड जो मेकर्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत ही शार्प इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि मेमोरी चिप्स एंड कमोडिटीज। फूड कंपनीज अभी भी वेट एंड वॉच मोड पे है। फूड कंपनीज का कह रहा है क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। एक बर्गर अगर 20 से 25 या 30 रुपए का हो गया तो बहुत डिमांड पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो अभी भी ट्रैक कर रहे हैं करेंसी मूवमेंट को, बट अभी भी अपनी इन्वेंटरी को होल्ड करके बैठे हैं, दैट दे विल वेट अ लिटिल लॉन्गर। जो ड्यूरेबल के मेकर्स हैं, वो अफेक्टेड हैं सस्टेन्ड करेंसी डेप्रिसिएशन से, कमोडिटी कॉस्ट बढ़ गया उनके लिए, एंड यहाँ पे शेड्यूल चेंज ओवर भी आएगा एनर्जी रेजिम में। तो इससे क्या होगा, कूलिंग कैटेगरीज़ वगैरह हैं वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा कूलिंग कैटेगरीज़ में, जैसे एसी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। इसके अलावा प्राइस जो लिंक्ड है टू चेंज ओवर 5 टू 7% फॉर एसीज एंड 3 टू 5% फॉर रेफ्रिजरेटर्स जो ये एम कर रहे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट पॉलिसीज वो भी सपोर्टिव है डिमांड के लिए, और डेप्रिसिएशन जो रुपया है इसमें ये एक स्पॉइल स्पोर्ट की तरह बन गया है। अभी अभी चीजों के दाम सस्ते हुए थे, जीएसटी रेट कट हुआ, ब्याज दर घटा। अब अचानक से रुपये के गिरने से सारे मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फिर सकता है, अगर बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिले और ये स्टेबल तरीके से ना हो तो। यहाँ पे 400% इंक्रीज आया इन द प्राइस ऑफ मेमोरी चिप्स। अब ये रुपए को हम नहीं ब्लेम कर सकते हैं, हमने एक शॉर्ट भी कवर किया, आप देखना। रैम से लेकर के जितने जीपीयूज हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, या आप देख सकते हो जो काम आते हैं डेटा सेंटर्स एआई वगैरह में, उनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, दाम 4-5 गुना हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स भी महंगे आ रहे हैं। दूसरा जो सेक्टर है लार्जली डिपेंडेंट है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना पे फॉर कंपोनेंट्स जो यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल में और अप्लायंसेज में। जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, अगर आप देखेंगे फ्रॉम ड्यूरेबल टू स्मॉल अप्लायंसेज, ये डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंपोर्ट होती हैं चीजें, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो इंडियन कंपनीज के, रॉ मटेरियल जो इनका है ये बाहर से ही आता है, स्पेसिफिकली चाइना से। तो रुपया अगर कमजोर होता है तो इन्हें फर्क पड़ता है। और अगर आप देखोगे तो एडिबल ऑयल्स पे यहाँ पे अडानी वगैरह ने तो मना किया है कि वो अभी रेट नहीं बढ़ाने वाले हैं तुरंत। अगर रुपया 90 के ऊपर रहता है आफ्टर अ वीक, तो उन्हें कंसिडर करना होगा कि इंक्रीज करें अपने प्राइसेस को। तो आपके लिए ऑयल के दाम भी और महंगे हो सकते हैं, एडिबल ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाम ऑयल वगैरह काफ़ी यूज़ होता है एक तो, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चिप से लेकर के छोटी-छोटी चीज़ें जो हम लोग कंज़्यूम करते हैं, वो पहले से ज़्यादा महँगी हमें नज़र आएँगी। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तो मेरे हिसाब से अभी खरीद लेना चाहिए अगर कोई प्लान कर रहा है। पीसी या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़, देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ रुपए नहीं, वैसे डिमांड की वज़ह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। करीब 50% से लेके 100% तक का डिफ़रेंस आ सकता है। आता हूँ अगले आर्टिकल पर, यह है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। इंडिया को एक कोहेरेंट चाहिए ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को रोकने के लिए। इंडिया का जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। 85% रूरल हाउस अभी भी ड्रिंकिंग के लिए ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, एंड अराउंड जो 2/3 है इरिगेशन नीड्स, वो भी एक्विफर से हम लोग मीट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है, डिटीरियोरेट भी हो रहा है। इससे पब्लिक हेल्थ पे भी डेंजर आता है, राइट? एक तो ग्राउंड वाटर हम देखते हैं कि नीचे जाता है, कंटामिनेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर सकता है। एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2025 की, और इसमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है हमें, जो किसी को नहीं पता। हम लोग एयर वाले क्राइसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वाटर क्राइसिस है, आप उसके बारे में डेटा देखो। क्राइसिस जो है ये
फ्यू स्टेट्स या पोल्यूटेंट्स तक भी नहीं है। इंडिया कन्फ्रंट कर रहा है मल्टी कंटामिनेटेड इमरजेंसी सेवरल रीजन्स में, एंड ये एक्सीड कर रहा है हमारा जो ग्राउंड वाटर है सेफ लिमिट्स फॉर नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, सैलिनिटी और हेवी मेटल्स। और सबसे स्ट्राइकिंग फाइंडिंग तो ये है कि यूरेनियम कंटामिनेशन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया आपको देखने को मिलेगा इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फार अबव परमिसिबल 30 पार्ट्स पर बिलियन पर है। अलार्मिंगली जो हाईएस्ट यूरेनियम कंटामिनेशन है वो ऑब्जर्व किया गया पंजाब में, जहाँ पे 53.04% ऑफ प्री मानसून सैंपल्स एंड 62.5% ऑफ पोस्ट मानसून सैंपल में लिमिट एक्सीड कर चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे नाइट्रेट लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पंजाब में फर्टिलाइज़र का बड़ा ही ओवर यूज़ होता है। हम कहेंगे यूज़ नहीं, यहाँ पे ओवर यूज़ है, मिसयूज़ है, एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी बहुत ज़्यादा है। नियरली 20% जो सैंपल्स हैं रिपोर्ट में वो एक्सीड करते हैं नाइट्रेट लिमिट्स को, एंड अराउंड 8% कंटेन करते हैं फ्लोराइड अबव द लिमिट्स जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ऐसे कंटामिनेशन आ रहा है, ऐसे मिक्स ऑफ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स से, एंड जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इन द पार्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिलीज होता रहता है फ्लोराइड या यूरेनियम जब ग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाए। तो ग्राउंड वाटर का नीचे जाना बिल्कुल ये भी सही नहीं है, इससे और ज्यादा ये कंटामिनेट हो रहा है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम और जो दूसरी चीजें हैं इनका और ज्यादा हमें प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन अर्बन एक्विफर्स में होता है, और ये बहुत ज्यादा है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट इनएडिक्वेट है हमारा। और सबसे वरिंग ट्रेंड तो ये है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो मल्टीपल कंटामिनेंट लिस्ट पर आ चुके हैं साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे एक्विफर लेवल डिग्रेड हो चुका है, बिल्कुल डिग्रेडेशन आ चुका है, और इसके प्रोफाउंड रैमिफिकेशंस हैं, बहुत बुरा इंपैक्ट हो सकता है। मिलियंस ऑफ लोग, करोड़ों लोग मैं बताता हूँ बोरवेल पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे एक्सपोजर है फ्लोरोसिस का, नाइट्रेट पॉइजनिंग का, आर्सेनिक रिलेटेड इलनेस का, एंड लॉन्ग टर्म कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स का, जहाँ पे हैवी मेटल्स और यूरेनियम के प्रेजेंस से लोगों के ऊपर देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे क्या होगा, आपके फूड चेन में भी टॉक्सिन्स आएँगे, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें भी आपको टॉक्सिन्स मिलेंगे। स्टेट लेवल इनिशिएटिव लिए गए, जैसे तमिलनाडु में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, आर्सेनिक मिटिगेशन इनिशिएटिव हुए वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये अभी भी इनएडिक्वेट है, ठीक है? एंड यहाँ पे इसकी चर्चा भी नहीं है अगर आप देखोगे। अब लोग एयर पॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में पीएमआई बड़ी तेज़ी से हमने देखा कि बढ़ गया, काफ़ी चर्चा में रहा, ग्लोबली भी डिस्कस हुआ। लेकिन इंडिया में जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है ये ग्लोबली डिस्कस नहीं हो रहा है, और इसीलिए अगर आप देखोगे वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ बिग पॉलिसीज अनाउंसमेंट्स या कुछ भी जो गवर्नमेंट की तरफ से आए या पॉलिसी मेकर्स की तरफ से आए। सो जस्ट बी अवेयर, एंड आप देख सकते हो कि आपके आसपास, आई थिंक आप इंटरनेट पर डेटा चेक कर सकते हो कि जो सैंपल्स हैं उसमें आपके स्टेट में, आपके एरिया में जो ग्राउंड वाटर है उसका सैंपल कैसा है। बात करूँगा आखिरी आर्टिकल की, क्योंकि आज 3 ही मेन इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मिले हैं मुझे। अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल्स वो कल वाली ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसल हो गई हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं, स्टॉक नीचे है, या फिर रुपया कमज़ोर हो गया तो उससे आईटी को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, कुछ चीज़ें बहुत महँगी हो जाएँगी। तो महँगी वाली चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे। तो कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है सामान उसको फ़ायदा होगा, और स्पेसिफिकली आईटी वेयर को काफ़ी फ़ायदा होगा, फार्मा को भी फ़ायदा होगा। अब मैं बात करूँगा गोल्ड प्राइसेस की, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, और स्टॉक मार्केट भी लाइफ हाई पे है, तो कुछ लोग डर रहे हैं पैसा लगाने से। तो यहाँ पे क्या गोल्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से, वो क्या लिख रहे हैं, हमें वो पढ़ना है। तो गोल्ड प्राइसेस ये 15 से 30% बढ़ सकते हैं कैलेंडर ईयर 2026 में फ्रॉम करंट लेवल्स। और अगर आप देखोगे तो कैलेंडर ईयर में गोल्ड प्राइसेस सर्ज हो चुके हैं 53% एज इन्वेस्टर्स ये रश कर रहे हैं टू सेफ्टी ऑफ येलो मेटल इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएस टैरिफ्स एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। सेंट्रल बैंक परचेज कर रहे हैं गोल्ड को, एंड उनका जो मूव है इंटरेस्ट रेट पे ये भी शेप करता है गोल्ड की प्राइस ट्रैजेक्टरी को। तो एक तो सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में कितना गोल्ड खरीद रहे हैं, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स क्या है, गोल्ड का प्राइस इससे काफी ज्यादा डिटरमिन हो रहा है इस वक्त। एंड जो कॉम्बिनेशन है, एक तो यील्ड्स लगातार गिर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस भी बढ़ता रहता है। फ्लाइट टू सेफ्टी हमारा एसेट क्या है, जब भी सेफ्टी चाहिए गोल्ड, राइट? तो यहाँ पे 15 से 30% तक का सर्ज हमें देखने को मिल सकता है, ये कहना है डब्ल्यूसीजी का। और इन्वेस्टमेंट डिमांड अब पता है कहाँ आ रही है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड ईटीएफ में, फंड्स में। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बहुत सारे हैं इंडिया में भी, आप देख सकते हो, एंड उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा लिक्विड भी होते हैं, बड़ा इजी भी है पैसा निकालना लगाना। तो गोल्ड ईटीएफ में करीब करीब $77 बिलियन का इन्फो देखने को मिला है करंट ईयर 2025 में, एंड 700 टन की होल्डिंग्स बढ़ी है। तो इफ यू मूव द स्टार्टिंग पॉइंट बैक फर्दर टू मई 2024 में अगर वापस जाएं तो कलेक्टिव गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग ही करीब 850 टन थी, और वहां से ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुकी है। सो आप देख सकते हो कि कैसा बुल साइकिल है ये, राइट?
एंड पिछले बुल साइकिल में जो था, इसका हमने अभी सिर्फ आधा ही देखा है, इनका ये कहना है। फ्लिप साइड क्या है, डाउन साइड में जो गोल्ड प्राइसेस हैं, इनका कहना है कि 5 से 20% फ्लिप भी कर सकता है। वो तब होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो हैं वो सक्सीड कर जाए, मतलब स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ जाए, फिस्कल इंड्यूस सपोर्ट आ जाए यूएस में, और उसमें क्या होगा, लोग पैसा ज्यादा इक्विटी में लगाएंगे, स्टॉक्स में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाएगा, स्टॉक मार्केट बढ़ने लगेगा, कंपनी की रिजल्ट अच्छी आने लग जाएंगी, राइट। तो इससे क्या होगा, लोग गोल्ड से और सिल्वर से हट करके जाएँगे स्टॉक्स की तरफ। वो वहाँ रिस्क लेना चाहेंगे कि वहाँ पे रिस्क कम नज़र आएगा। तो जो यील्ड्स का बढ़ना है, उसके बाद करेंसी जो है वो और ज़्यादा फर्म होते जा रही है, तो इससे कॉस्ट ऑफ गोल्डिंग होल्ड एंड ड्रॉ कैपिटल बैक टॉवर्ड्स यूएस एसेट्स, इसमें हमें और ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। लोग गोल्ड में पैसा काफ़ी लगा रहे हैं एंड यूएस एसेट्स में पैसा काफ़ी लगा रहे हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में भी पैसा काफ़ी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ईटीएफ होल्डिंग्स भी लगातार बढ़ सकती है। अगर आप देख रहे हैं, दुनिया भर में ट्रैक कर रहे हैं कि आपके पास जो भी ईटीएफ है वो कितना मैनेज करता है। तो आप एक बार उसका भी चार्ट देखना कि पिछले 1 साल में कितना ज़्यादा ये इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं कि अभी लें या ना लें, कि आगे 15 से 30% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। एंड गोल्ड अगर घटा भी तो उसका रीज़न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ अगर सक्सेसफुल हो गई बहुत ज़्यादा, तभी होगा, जो कि बड़ा टफ लगता है अभी तो फिलहाल देख कर के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आप रोज़ देख पाओ और हम भी और मोटिवेटेड फ़ील करें ऐसे वीडियोज़ बनाने में। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।